हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट मैनेजमेंट में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो आज हम दिसंबर 2019 के बारे में बात करेंगे, जिसका 2 पार्ट ऑलरेडी मैंने बना रखा है। आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज पार्ट तीसरा है, जो अलग 25 क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप नेट मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं या पीएचडी इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरे बारे में कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है जिसको आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट ऑफ एमएसएमई मार्केटिंग हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड विच कंसिस्ट ऑफ 4 P। तो फिर यहाँ पे 4 P दिया हुआ है, प्रोडक्ट है, प्रमोशन है, प्लेस है और प्राइस है। इसको सिक्वेंस में डालना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले प्रोडक्ट आएगा। पहले प्रोडक्ट बनाएंगे तभी तो दूसरा चीज़ डिसाइड करेंगे। तो पहले प्रोडक्ट आएगा, तो पहला ऑप्शन तो सब में है। दूसरा क्या है? दूसरा प्राइस डिसाइड करेंगे। पहले प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके बाद प्राइस डिसाइड करेंगे, उसके बाद उसको प्लेस डिसाइड करेंगे, इसको कहाँ सेल करना है, किस मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लास्ट में आता है प्रमोशन। जब सब कुछ डिसाइड हो जाएगा तो उस प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे प्लेस के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले होगा पहला, उसके बाद प्राइस, प्रोडक्ट के बाद प्राइस, यानी एक के बाद चार आएगा। तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है एसर्शन और रीजन का। द एडिशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल काउज द प्रिडिक्शन एरर टू बिकम स्मॉलर। मतलब क्या बोला है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड करेंगे एक्स्ट्रा तो वो क्या होगा? एरर कम होगा, प्रिडिक्शन एरर छोटा हो जाएगा। रीजन क्या बोलता है? विद एडिशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिकम लार्जर टू काउज स्मॉलर प्रिडिक्शन एरर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड करने से वो बड़ा हो जाता है और जिसके वजह से स्मॉलर प्रिडिक्शन कम होता है। तो दोनों सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, पहला ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, द टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो एंड टोटल एसेट टू नेटवर्थ रेशियो ऑफ कुबेर लिमिटेड आर 1.75 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। इफ द नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ दिस कंपनी इज 8%, व्हाट इज द रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट मार्जिन इंटू एसेट टर्नओवर रेशियो इंटू एसेट टू टर्नओवर रेशियो। इसको पुट करेंगे, जितना भी वैल्यू दिया हुआ तो आंसर निकल के आएगा 0.28। आंसर चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेट इनकम अप्रोच टू वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन। पहला ऑप्शन है देयर आर टैक्सेस एंड कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो पहला ऑप्शन में टैक्स नहीं होता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ डेट जो है लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर होता है, लेकिन टैक्स नहीं होता। तो पहला ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है देयर आर टैक्सेस, ये भी सही नहीं होगा, टैक्स आ गया। तीसरा देयर आर नो टैक्सेस एंड यूज ऑफ डेट चेंज द रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर। नहीं, ये परसेप्शन चेंज नहीं करता है। चौथा ऑप्शन दे आर नो टैक्सेस एंड कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड द यूज ऑफ डेट नॉट चेंज द रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर, यानी चौथा ऑप्शन सही है। अब थोड़ा इसका देख लेते हैं नेट इनकम अप्रोच क्या है। ये डेविड डुआन ने दिया था। ये थ्योरी सजेस्ट क्या करती है? वैल्यू ऑफ द फर्म कब इंक्रीज करेगा? जब ओवरऑल कॉस्ट कम होगा। तो ओवरऑल कॉस्ट कब कम होगा? जब डेट का यूज ज़्यादा होगा फर्म में, क्योंकि डेट जो है बहुत चीपर होता है इक्विटी से, इनका ये कहना था। कौन सा एजम्पशन है इसमें? टैक्स नहीं होता, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा होता कॉस्ट ऑफ डेट से, बोथ डेट एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन आर कांस्टेंट, डेट प्रोपोर्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इन्वेस्टर रिस्क, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 1। तो इसका चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकल बैरियर इन कम्युनिकेशन टेक प्लेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। प्रीमेच्योर इवेल्युएशन, लैक ऑफ अटेंशन, ये होगा। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी स्टेटस रिलेशनशिप, ये क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आ जाएगा। तीसरा है पुअर रिटेंशन एंड लैक ऑफ रिलायंस, ये भी आ जाएगा साइकोलॉजिकल बैरियर में। चौथा हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, ये भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आ जाएगा। तो साइकोलॉजिकल बैरियर कौन सा हो जाएगा? पहला और तीसरा, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है सर्विस क्वालिटी से। इन सर्विस क्वालिटी गैप्स मॉडल प्रपोज बाय परशुरमन गैप 4 रेफर टू। तो इसका जो सर्विस क्वालिटी का गैप है, टोटल 5 गैप है, उसमें चौथा गैप कौन सा है उसको बताना है। तो सबसे पहले गैप के बारे में पढ़ते हैं। तो गैप 1 कौन सा है? नॉलेज गैप। नॉलेज गैप क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द कस्टमर एक्सपेक्टेशन ऑफ द सर्विस एंड द कंपनी प्रोविजन ऑफ दैट सर्विस। कस्टमर क्या चाहता है और कंपनी क्या चाहता है, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। कंपनी को लगता है कि कस्टमर ये चीज़ चाहता है, लेकिन कस्टमर कुछ और चाहता है।
ये फ़र्क है। इसका एग्जांपल क्या है? ए कैफ़े ऑनर मे थिंक दैट द कंज्यूमर वांट ए बेटर एम्बियंस इन द कैफ़े बट कंज्यूमर इज मोर कंसर्न्ड अबाउट द कॉफ़ी एंड फूड दे सर्व। ये दोनों के एक्सपेक्टेशन में डिफरेंस आ गया, ये नॉलेज गैप हो गया। ये क्यों होता है? लैक ऑफ मैनेजमेंट एंड कस्टमर इंटरेक्शन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सर्विस एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट, इनसफिशिएंट मार्केट रिसर्च, इनसफिशिएंट रिलेशनशिप फोकस, फेलियर टू लिसन टू कंज्यूमर कस्टमर कंप्लेन। इसमें क्या है? गैप टू पॉलिसी गैप है, मतलब मैनेजमेंट जानता है कस्टमर क्या चाहता है, लेकिन उसके लिए एक परफेक्ट स्टैंडर्ड बना नहीं पाता कि कितना साफ़ सफाई होना चाहिए, कितना फैसिलिटी दिया जाना चाहिए, कितना जल्दी कस्टमर को देना चाहिए, कोई भी स्टैंडर्ड फिक्स नहीं कर पाता। गैप थ्री क्या है? डिलीवरी गैप। डिलीवरी गैप इज द डिफरेंस बिटवीन सर्विस डिलीवरी पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डिलीवरी ऑफ सर्विस। इसका एग्जांपल क्या है? रेस्टोरेंट हैविंग वेरी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑफ द फूड कम्युनिकेटेड बट द रेस्टोरेंट स्टाफ में नॉट गिवन प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एज हाउ टू फॉलो दिस स्टैंडर्ड। यानी इसमें क्या, रेस्टोरेंट ने तो स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया, जैसे पहला में नॉलेज गैप था, जब नॉलेज आया तो पॉलिसी में गैप आ गया कि अब उससे तो पता चला कस्टमर क्या चाहता है, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड नहीं बना पाता है कि कितने लेवल तक उसको प्रोवाइड करना है। लेकिन जब स्टैंडर्ड बन जाता है तो स्टाफ को सही से कम्युनिकेट नहीं करता है वो, कि कैसे उसको डिलीवर करना कस्टमर को, कंज्यूमर को। गैप चार क्या है? कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप इज गैप बिटवीन वाट गेट प्रॉमिस टू कस्टमर थ्रू एडवर्टाइजिंग एंड वाट गेट डिलीवर्ड। कभी कभी होता है ना, एडवर्टाइजिंग में कुछ ज़्यादा ही वादा कर देते हैं कंपनी लोग, ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा, जब आप लेने जाते हैं तो कुछ नहीं होता। जैसे आप रेस्टोरेंट वाले बोलेंगे यहाँ प्योर वेजिटेरियन फूड मिलता है, जब आप जाएंगे तो वहाँ नॉन वेज भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये गैप हो जाता है कंज्यूमर गैप, जो आपको प्रॉमिस किया जाता है वो मिलता नहीं है। तो कम्युनिकेशन गैप इसको बोलते हैं। तो गैप चार क्या है हमारा? कम्युनिकेशन गैप। गैप पाँच क्या है? कस्टमर गैप। कस्टमर गैप में क्या होता है? गैप बिटवीन एक्सपीरियंस्ड सर्विस एंड एक्सपेक्टेड सर्विस। इसका एग्जांपल क्या है? रेस्टोरेंट मैनेजर में कीप विजिटिंग दियर कंज्यूमर टू इंश्योर क्वालिटी चेक एंड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन बट द कंज्यूमर में इंटरप्रेट दिस इज एन इंडिकेशन दैट समथिंग इज फिशी और देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द सर्विस प्रोवाइडेड। मतलब क्या, मैनेजमेंट क्या करता है? कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए, कस्टमर के सुविधा के लिए बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन कस्टमर उसको निगेटिव वे में अंडरस्टूड करता है या कुछ और समझ लेता है। तो ये कस्टमर गैप हो गया, जो कस्टमर और मैनेजमेंट के बीच अंडरस्टैंडिंग का कमी होता है। ये टोटल पाँच गैप है सर्विस क्वालिटी में। तो इसका आंसर हो जाएगा, गैप चार पूछा था, द डिफरेंस बिटवीन द सर्विस डिलीवर्ड एंड द प्रॉमिस मेड टू द कंज्यूमर। यानी ये क्या है? एडवर्टाइजिंग में उनको कुछ और बताया जाता है, जब सर्विस आप लेने जाएंगे तो कुछ और मिलेगा। कम्युनिकेशन गैप था ये, गैप चार। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो पहला ऑप्शन, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट, सही है। इंडिफरेंस कर्व ऑफ इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट आर कन्वेक्स टू ओरिजिन, ये भी सही है, कन्वेक्स होता है ये। इंडिफरेंस कर्व नाइदर इंटरसेक्ट नॉट द टेंजेंट टू द वन अनदर, ये भी ऑप्शन सही है। चौथा, लोअर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट ए हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये सही नहीं है, क्योंकि लोअर इंडिफरेंस कर्व जो है लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखाएगा और हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखाएगा। ये रहा इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? ये ग्राफ होता है जो शो करता है दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को, जो आपको सेम सेटिस्फैक्शन देगा। यहाँ पर दिया हुआ फिगर में गुड्स ए गुड्स बी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या लेंगे जो सबसे ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इंडिफरेंस कर्व आपको ये दिखाता है। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नेगोशिएशन इज 7 स्टेप प्रोसेस कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग: इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड ऑफर, कंसेशन, प्रिपरेशन, बिल्डिंग रिलेशनशिप, स्ट्रेटजी, परसुएशन और एग्रीमेंट। तो इंटरनेशनल नेगोशिएशन क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस करते हैं हम लोग, नेगोशिएट करते हैं कोई सर्टेन गोल तक पहुंचने के लिए, कोई बिजनेस पर्पस के लिए। तो उसका जो पहला स्टेप है प्रिपरेशन है, पहले हम प्रिपेयर होते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और जगह का पता करते हैं कहाँ पर होने वाला ये नेगोशिएशन, किसके साथ होने वाला है, कैसे लोग होंगे। ये सब पता करने के बाद स्ट्रेटजी बनाते हैं कि उस हिसाब से स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। उसका तीसरा स्टेप है बिल्डिंग एंड रिलेशनशिप, क्योंकि यह जब किसके साथ होने वाला है नेगोशिएशन, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा, तभी नेगोशिएशन अच्छे से होगा। उसके बाद इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे एंड ऑफर, यानी एक दूसरे का इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे ऑफर का, और एक दूसरे को ऑफर प्रोवाइड करवाएंगे, हम आपको ये
देंगे या ये हमारे पास ये ऑफ़र है। पाँचवा है परसुएसन। परसुएसन क्या है, दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपसे हम क्या चाहते हैं। छठा है कंसेशन। जब हमारा डील पक्का हो जाता है तो थोड़ा कंसेशन करवाते हैं अपने एग्रीमेंट में या फिर प्राइस में। लास्ट में वो प्रोसेस है एग्रीमेंट का, जो एग्रीमेंट फाइनल होता है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है पब्लिक रिलेशन एज ए पार्ट ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग रेफर टू। पहला है मैनेजमेंट ऑफ रिपुटेशन ऑफ द कंपनी। दूसरा ऑप्शन है प्रमोटिंग प्रोडक्ट ब्रांड ऑफ द कंपनी। तीसरा है मैनेजिंग एन इवेंट ऑफ द कंपनी। चौथा कंडक्टिंग पब्लिसिटी कैंपेन अराउंड रिलेवेंट इशू। जिसका आंसर हो जाएगा पहला मैनेजमेंट ऑफ रिपुटेशन ऑफ द कंपनी। पब्लिक रिलेशन का यही काम है। अगला क्वेश्चन है व्हेन एन एक्टिविटी इज नॉट कनेक्टेड टू एनी ऑफ इंटरमीडिएट और एंड इवेंट एंड हैज नो बियरिंग ऑन द प्रोजेक्ट कंप्लीशन इज नोन एज डैंगलिंग, लूपिंग, डमी और स्लैक। तो डैंगलिंग क्या होता है? डैंगलिंग मीन्स एन इवेंट विच इज नॉट कनेक्टेड टू अनदर इवेंट बाय एन एक्टिविटी। लूपिंग क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज साइक्लिंग एरर। इट डिनोट्स द एंडलेस लूप इन ए नेटवर्क डायग्राम। डमी क्या है? डमी activity is an imaginary activity that is represented by a dotted arrow. It shows the connectivity between two or more activity. Slack क्या? Slack refer to the amount of time that an activity can be delayed from its earliest start time. मतलब कोई भी एक्टिविटी कितना देर तक डिले हो सकता है उसको स्लैक बोलते हैं, मैक्सिमम टाइम। इसका आंसर हो जाएगा डैंगलिंग। अगला क्वेश्चन है इन माइक्रो इकोनॉमिक्स विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सीक्वेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल इशू ऑफ द बिजनेस फॉर्म इज करेक्ट। जैसे पहला ऑप्शन है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहले क्या होगा? व्हाट टू प्रोड्यूस डिसाइड करते हैं क्या हमें प्रोड्यूस करना है, उसके बाद कैसे प्रोड्यूस करना है, उसके बाद कैसे प्रोड्यूस करना है पता चल जाएगा तो कितना प्रोड्यूस करना है ये पता करेंगे। उसके बाद क्या होगा? हाउ टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अब हमने प्रोड्यूस करने का डिसाइड कर लिया कि इतना पीस आइटम प्रोड्यूस करना है, तो उसके बाद उसका प्राइस डिटरमाइन करेंगे उसके कॉस्ट के अकॉर्डिंग। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मॉडर्न ऑर्गेनाइज्ड रिटेल बिजनेस हैज ए मल्टीट्यूड ऑफ फॉर्मेट्स। दीज फॉर्मेट्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। तो रिटेल बिजनेस का जो फॉर्मेट है वो कैसे क्लासिफाइड होगा? तो पहला है मर्चेंडाइज ऑफर ओनली। दूसरा साइज ऑफ द स्टोर एरिया ओनली। तीसरा कस्टमर ग्रुप्स ओनली। चौथा मर्चेंडाइज ऑफर एंड साइज ऑफ द स्टोर एरिया, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। द सिस्टम डैट प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइजेशन विच सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शनलिटीज, ग्रेटर कनेक्टिविटी टू इट्स सप्लायर, बिजनेस पार्टनर एंड कस्टमर इज डिस्क्राइब्ड एज। तो पहला ऑप्शन है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कब काम आता है? ये कस्टमर के से रिलेशन बनाने में। तो यहाँ पर सप्लायर भी दिया हुआ है, बिजनेस पार्टनर दिया हुआ तो होगा नहीं। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, ये मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है। चौथा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? वैसा क्वांटिटी डिसाइड करते हैं हम जिसको हम इन्वेंट्री में रख सके, जिससे हमारा कॉस्ट मिनिमाइज हो सके। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इसका आंसर होगा, क्योंकि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में सारे लोग आ जाते हैं, बिजनेस पार्टनर भी आ जाते हैं, सप्लायर भी आ जाते हैं, सारा रिसोर्स है इसके। यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का दिया हुआ इंक्लूड द प्रिंसिपल प्रैक्टिस एंड गाइडलाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉलो व्हेन इंटरेक्टिंग विद कस्टमर। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस यूज बाय कंपनीज टू मैनेज एंड इंटीग्रेट द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दियर बिजनेस। बिजनेस का इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? सप्लायर है, बिजनेस पार्टनर है, तो वो सबको मैनेज करता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बता दिया मैंने आपको। एक क्वांटिटी होता है जो कॉस्ट को एकदम मिनिमाइज कर देता है, जिससे आइटम का फ्लो कंटिन्यू होता रहे, सेल होता रहे, ज़्यादा आइटम पड़ा नहीं रहे वेयर हाउस में, वो क्वांटिटी हम डिसाइड करते हैं, उससे हमारा कॉस्ट रिड्यूस होता है। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन रिसोर्स सिलेक्शन इज कंसर्न्ड विथ द एक्टिविटी टू सेलेक्ट अ सुटेबल पूल ऑफ कैंडिडेट। ये जो है वो रिक्रूटमेंट का होता है। ऑलवेज बीइंग सिमुलेटेड बाय द डिपार्चर ऑफ एन एम्प्लॉय, नहीं ये नहीं होगा। ऑलवेज एसर्टेनिंग ए कैंडिडेट पर्सनालिटी टू इंश्योर सुटेबिलिटी फिट। चौथा अप्लाइंग अप्रोप्रिएट टेक्निक टू सेलेक्ट ए कैंडिडेट। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। सिलेक्शन का यही प्रोसेस है। सिलेक्शन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल पर्सन आउट ऑफ ऑल द अप्लीकेंट। जो भी अप्लीकेंट आते हैं उसमें सबसे सुटेबल पर्सन जो होता है हमारे जॉब के लिए, जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में,
उसके हिसाब से उसका सिलेक्शन करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैचिंग द क्वालिफिकेशन एंड एप्लीकेंट विद द जॉब रिक्वायरमेंट। जॉब रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन मैच करते हैं, तब उसका सिलेक्शन करते हैं। अब हमें रिक्वायरमेंट सिविल का, मैकेनिकल इंजीनियर को तो रखेंगे नहीं, क्योंकि सेलेक्ट करना सिविल इंजीनियर को, उसके बाद उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैच करेंगे, जो सबसे सूटेबल कैंडिडेट होगा उसको रखेंगे। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ वीडिंग आउट अनसुटेबल कैंडिडेट एंड फाइनली आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो अनसुटेबल है उसको पहले छांट देते हैं, उसके बाद जो बचता है उसमें सबसे सुटेबल जो होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूस कंपाउंडिंग इज कैप्चर्ड बाय। तो इसमें क्या, प्रेजेंट वैल्यू इंटू ई पे पावर आर टी, दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंट वैल्यू इंटू ई पे पावर माइनस आर टी, तीसरा प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय ई पे पावर आर टी, और चौथा फ्यूचर वैल्यू इंटू ई पे पावर आर टी। तो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटू ई पे पावर आर टी, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, एस आई पी इन द मार्केट टारगेटिंग रेफर्स टू सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, शॉर्ट इनपुट प्रोसेसिंग, सेगमेंट इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो, चौथा सेगमेंट इन्वेजन प्लान। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, जो एस आई पी जिसको बोलते हैं, हर महीने कुछ अमाउंट ऑफ मनी आपके अकाउंट से कट जाता है और इन्वेस्ट हो जाता है, जो आप सेट करते हैं, जो इतना भी अमाउंट आप, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे वो बैंक में हो, सिस्टमेटिक होता है, हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके अकाउंट से कट के इन्वेस्ट हो जाता है, जो आप सेट करते हैं। और सेगमेंट इन्वेजन प्लानिंग क्या होता है, इट प्रोवाइड्स मार्केटर विद ए कॉम्पिटिटिव असेसमेंट ऑफ करेंट मार्केट सेगमेंट एक्टिविटी। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द प्रोबेबल मार्केट सेगमेंट एक्टिविटी ऑफ द इवेल्युएटिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या प्रोवाइड करता है, एक कॉम्पिटिटिव असेसमेंट प्रोवाइड करता है करेंट मार्केट एक्टिविटी का। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट मार्केटिंग इज कैरिड आउट ए वेराइटी ऑफ वेज। सम ऑफ द मेन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग आर मेल ऑर्डर मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। मेल ऑर्डर मार्केटिंग भी डायरेक्ट मार्केटिंग है, मेल से हम मार्केटिंग करते हैं। दूसरा टेली मार्केटिंग, फ़ोन से करते हैं। तीसरा ऑनलाइन मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, मार्केटिंग बनी है वो डायरेक्ट सेलिंग हो गया। तो इसका जो आंसर रहेगा 1 2 3, 1 2 3 किस में है, पहला ऑप्शन, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एज आर बी आई गाइडलाइन 2008 एंड एम एस एम ई इज टू हैव रीच्ड द स्टेज ऑफ इंसिपिएंट सिकनेस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट आर ट्रिगर्ड। पहला ऑप्शन है, व्हेन देयर आर कॉस्ट ओवररन बिकॉज ऑफ डिले इन कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन बाय मोर देन 6 मंथ। दूसरा ऑप्शन है, द इंटरप्राइज इनकर लॉस फॉर 2 ईयर और कैश लॉस फॉर 1 ईयर। तीसरा ऑप्शन, द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज लेस देन 50% ऑफ द प्रोजेक्ट लेवल इन टर्म ऑफ सेल। चौथा ऑप्शन है, देयर इज इरोजन इन नेटवर्थ ड्यू टू एक्यूमुलेटेड कैश लॉस इन द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ नेटवर्थ ड्यूरिंग द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज गिवन बाय डेविड रिकार्डो इन 1817 इज। पहला ऑप्शन है, 2 कमोडिटी एंड 1 फैक्टर थ्योरी। दूसरा है 2 कमोडिटी एंड 2 फैक्टर थ्योरी। तीसरा है 2 कंट्री 2 कमोडिटी एंड 2 फैक्टर थ्योरी। चौथा है 2 कंट्री 2 कमोडिटी एंड 1 फैक्टर थ्योरी। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, 2 कंट्री 2 कमोडिटी एंड 1 फैक्टर थ्योरी। कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या है, इसको 1817 में डेविड रिकार्डो ने दिया था। ये क्या बोलता है, पर्सन और कंट्री विल स्पेशलाइज इन डूइंग व्हाट दे डू रिलेटिवली बेटर। यानी जो भी कंट्री जिस चीज़ में बेटर हो वो चीज़ उसको करना चाहिए, वो चीज़ को प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये क्या बोलता है कि जो भी प्रोड्यूस हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उसका जो कॉस्ट है वो अगर दूसरी कंट्री में बनने के कॉस्ट से थोड़ा कम है तो ही हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर हमारी कंट्री में बनने से इसका कॉस्ट हाई होता है, अगर दूसरी कंट्री में उसको प्रोड्यूस करने पर कॉस्ट लो होता है, तो वो प्रोडक्ट हमें नहीं बनाना चाहिए, वो दूसरी कंट्री वाले को बनाना चाहिए जहाँ पर उसका कॉस्ट लो होगा। हमें वही प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो दूसरी कंट्री के कंपेयर में उसका कॉस्ट कम लगे। अगला है, मैच द फॉलोइंग है, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज है एक तरफ, फैक्टर प्रोपोर्शनल थ्योरी है, कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज किसने दिया था, एडम स्मिथ में 1 का 4, यानी 2 और 3 में 1 का 4 है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किसने दिया था, और फैक्टर प्रोपोर्शनल थ्योरी हक्चाओली ने दिया था, बी का 3 हो जाएगा।
बी का यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सी का क्या है, कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी। दो है लिंडर। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी किसने दिया था, रेमन वर्नन ने। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या है, इसको एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में दिया था। इसने वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखा था। और ये क्या बोलती थ्योरी, यानी कोई कंट्री लेस लेबर कॉस्ट में कोई गुड्स बना देती है तो वहाँ पर उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज मिलता है दूसरे कंट्री के कंपेयर में। ये किस पे फोकस करता है, एक कंट्री की एबिलिटी पे, जो वही गुड्स आप प्रोड्यूस कीजिए, गुड्स जो आप प्रोड्यूस कीजिए जो दूसरे कंट्री के मुकाबले में आपको कम खर्च में बन जाए। और कोई प्रोडक्ट है, मान लिया इंडिया है, तो उसमें जो बनने का खर्च है वो पाकिस्तान में या श्रीलंका में बनने के खर्च से कम है, तो वहाँ पे क्या हुआ, इंडिया को एक एब्सोल्यूट एडवांटेज मिलेगा। तो यही है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। दूसरा थ्योरी कौन सा था, हेक्चर ऑलिन थ्योरी। इसको टू फैक्टर थ्योरी बोलते हैं। इसमें दो फैक्टर क्या, लेबर और कैपिटल है। तो इन्होंने क्या कहा कि जैसे अगर इंडिया है, अगर इंडिया लेबर इंटेंसिव कंट्री है, लेबर बहुत है, तो अगर इंडिया लेबर इंटेंसिव गुड बनाएगा तो उसको फ़ायदा होगा। अमेरिका वहाँ कैपिटल बहुत है, तो वहाँ कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनेगा तो अमेरिका को फ़ायदा होगा। इनका यही कहना था। अगला थ्योरी कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी। इसको किसने दिया था, स्टीफन लिंडर ने। ये क्या बोलता है कि जैसे कोई गुड्स बना इंडिया के लिए, तो इंडिया में वो सेल हो गया, अगर इंडिया में पूरा मार्केट उन्होंने ऑब्जॉर्व कर लिया, कैप्चर कर लिया, पूरा सेल हो रहा है अच्छा, तो वो कहाँ जाएंगे, अब इंडिया से जो रिलेटेड कंट्री है वहाँ सेल करेंगे। जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो सिमिलर इसका टेस्ट जो है सिमिलर होता है, प्रेफरेंस सेम होता है, सबका पसंद नापसंद लगभग सेम ही होता है हमारे इंडिया के पड़ोसी कंट्री का। तो वो क्या करते हैं, जो रिलेटेड कंट्री है वहाँ जाके सेल करते हैं। जैसे यूरोप है, अगर कोई फ्रांस की कंपनी है तो वो कहाँ सेल करेगी, सबसे पहले फ्रांस के बाद सबसे पहले पूरा यूरोप की कंट्री में जाएगी, क्योंकि टेस्ट प्रेफरेंस लगभग सेम होगा सारे यूरोपियन कंट्री का। इटली हो गया, ब्रिटेन हो गया, जो भी कंट्री है। तो वही ये कहता है कंट्री कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी। अगला प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। इसको किसने दिया था, रेमंड वर्नन ने। इन्होंने कब दिया था, 1960 में। इनका यह कहना है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के शुरुआती स्टेज में कोई प्रोडक्ट जिस कंट्री में बनता है वहाँ अपने होम कंट्री से लोग लेते हैं। जैसे कोई भी प्रोडक्ट अगर अमेरिका में एप्पल बनना शुरू हुआ, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, अपने होम कंट्री में बनता है एप्पल। लेकिन आते आते आखिरी स्टेज में क्या होता है, वो एप्पल कहाँ बनना शुरू हो जाता है, चाइना में। लास्ट में अमेरिका को खुद वो एप्पल जो है इम्पोर्ट करना पड़ता है। जो खुद अमेरिका में बनना शुरू हुआ था जो एप्पल, उसको बाद में उस वहीं इम्पोर्ट करना पड़ता है चाइना से सेम प्रोडक्ट। तो यही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियरी इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन है, वाई हैज़ द ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिन फंडामेंटली क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है प्रेशर ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज रेंडर्ड इट अनसुटेबल। दूसरा ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्सपीरियंसिंग एक्यूट प्रेशर टू चेंज एंड परस्यू इनोवेशन एज ए मीन्स ऑफ सिक्योरिंग बिजनेस ग्रोथ। तीसरा ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन ग्रोन सो लार्ज दैट इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्रिएट एन इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी टू मैनेज देम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज मेड इट रिडंडेंट। ऑप्शन इसका जो है दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मार्केटिंग फिजिबिलिटी ऑफ एनी आइडिया इंक्लूड्स द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। पहला है करेंट एंड फ्यूचर डिमांड एस्टीमेट। दूसरा है मार्केट सेगमेंटेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट मार्केट। तीसरा है कंपटीशन एनालिसिस। चौथा है मार्केट टेस्टिंग। तो करंट एंड फ्यूचर डिमांड एस्टीमेट ये तो करेंगे। दूसरा ऑप्शन है मार्केट सेगमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन टारगेट मार्केट, ये भी होगा। तीसरा कंपटीशन का एनालिसिस भी करेंगे। मार्केट टेस्टिंग इसमें नहीं आएगा, तो 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, होमोजीनियस सबसेट इन द सैम्पलिंग आर कॉल्ड क्लस्टर, सैंपल, सैंपल साइज, स्ट्रेटा, यानी इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन आता है, एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आता है जो लॉटरी मेथड से होता है। मान लिया 10 बॉल है, उसमें से कोई एक उठा लिया तो वो हो जाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है कि एक हेटेरोजीनियस डेटा जो है को होमोजीनियस में चेंज करते हैं और सब में से थोड़ा थोड़ा रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। जैसे क्या करते हैं, कोई एक सैंपल है जिसमें बच्चे भी हैं, मेन वुमेन सब है, बूढ़े हैं, तो उसमें क्या करते हैं होमोजीनियस बनाते हैं, अलग अलग ग्रुप सबका बना देते हैं। जैसे ये हो गया बच्चे का चाइल्ड, ये हो गया मेन, ये हो गया वुमेन,
ये हो गया ओल्ड एज का। तो इसमें क्या करेंगे, सब में से थोड़ा सा रैंडम सैम्पलिंग यूज करेंगे, फिर सब में से इसमें से रैंडम कुछ चाइल्ड को ले लेंगे, इसमें से कुछ मैन को ले लेंगे, इसमें से कुछ वुमेन को ले लेंगे, इसमें से कुछ ओल्ड लोग को ले लेंगे। इस तरह से हम इसका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इसी से क्वेश्चन था। होमोजीनियस सबसेट है, ये होमोजीनियस सबसेट है, यानी सब इसमें चाइल्ड है, चिल्ड्रेन है, इसमें सब मेन है, इसमें सब वुमेन है, ये हो जाएगा होमोजीनियस सबसेट। अगला क्या है, क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एरिया सैम्पलिंग। दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग वी मेक ग्रुप आउट ऑफ हेट्रोजीनियस डाटा एंड देन सेलेक्ट द ग्रुप रैंडमली। इसमें उल्टा होता है स्ट्रेटिफाइड का। इसमें क्या होता है, जैसे स्ट्रेटिफाइड में हमने चिल्ड्रेन को अलग रखा, मेन को अलग रखा और वुमेन को अलग रखा। इसमें क्या होगा कि अलग अलग एरिया का रखेंगे, जैसे ये ग्रुप बनाए, ये ग्रुप बनाए, ये ग्रुप बनाए। मान लिया कि ये दिल्ली का ग्रुप बन गया, ये मुंबई का ग्रुप बन गया। मान लिया कि इंडिया का सर्वे करना, तो ये दिल्ली, मुंबई और ये हैदराबाद का ग्रुप बन गया। इसमें सब लोग आ जाएंगे, मेन, चिल्ड्रेन, वुमेन, इसमें भी मेन, चिल्ड्रेन, वुमेन, मेन, चिल्ड्रेन, वुमेन। तो इसमें हेट्रोजीनियस हो गया, इसमें सब टाइप के सैम्पलिंग आ गया, इसमें भी सब टाइप का आ गया, इसमें सब टाइप का आ गया। इसमें क्या करें, कोई एक रैंडमली चुन लेंगे। मान लिया 10 सबसेट बना दिए, तो 10 में से कोई एक रैंडमली उठा लेंगे, तो उसको हम लोग सैम्पलिंग यूज कर लेंगे उसको। ये हो जाएगा क्लस्टर सैम्पलिंग। दूसरा ऐसा टाइप है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, एक है पर्पसिव सैम्पलिंग। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग द कंक्लूजन इज प्री डिटरमाइंड एंड देन वी सेलेक्ट द सैंपल अकॉर्डिंगली। इसमें क्या होता है, पहले से पर्पस डिफाइंड है, तो किसको सेलेक्ट करना पहले से सब कुछ डिफाइन होता है, उस हिसाब से सेलेक्ट करते हैं और उसका टेस्ट कर लेते हैं। दूसरा कन्वीनियंस सैम्पलिंग, इट इज़ ऑल्सो एज ए चंक सैम्पलिंग, इंसिडेंटल सैम्पलिंग एंड इट इज़ टाइप ऑफ सैम्पलिंग वी गेट द सैम्पल इन कन्वीनियंट वे ऑफ फ्रॉम कलेक्शन एंड गाइड। मान लिया आप दिल्ली में रहते हैं, आपको सैम्पलिंग कलेक्ट करना है इंडिया का, तब क्या करेंगे, मुंबई मुंबई तो जाएंगे नहीं या कोलकाता नहीं जा पाएंगे। अब क्या करेंगे, कन्वीनियंस के हिसाब से आप दिल्ली में लोकल एरिया में आप सैंपल सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये होगा कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अगला जजमेंटल सैम्पलिंग, इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग वी कलेक्ट आवर सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट नॉलेज एंड अकॉर्डिंगली टू जज। इसमें क्या होता है, अपने जजमेंट के हिसाब से सैम्पलिंग हम लोग सेलेक्ट करते हैं। जैसे कोई भी सैंपल हमें लेना है, तो हमें ऐसा लगता है कि इस सैंपल के लिए ये बंदा सही रहेगा। मान लिया 10 लोग हमें पुराना सैंपल के लिए, तो खुद से हम जज करने लगते हैं ये बंदा इस चीज़ के लिए सही होगा, ये बंदा इस चीज़ के लिए सही होगा। तो जैसे अगर सर्वे करते हैं कि चॉकलेट का सर्वे करते हैं, मान लिया कौन चॉकलेट खाना पसंद करता है और क्यों करता है, तो हम क्या जज करते हैं कि ये लड़का जो है ये लड़की चॉकलेट बहुत खाता है, ये सैम्पलिंग के लिए अच्छा होगा, तो उसको क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। उसको रैंडम नहीं करते हैं, बस अपने जजमेंट के हिसाब से कर लेते हैं। चौथा है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि फिक्स करते हैं कि अगर 100 सैंपल लेना है हमें, तो 100 में 30 तो वुमेन होना ही चाहिए, तो वो कोटा हो गया। या 30 दिल्ली साइड से होना चाहिए, या 30 कोलकाता से हमें सैंपल चाहिए। कोटा फिक्स कर लेते हैं, एक रिजर्वेशन टाइप, इसमें इतने बंदे वुमेन होने चाहिए, इतने मैन होने चाहिए, इतने चिल्ड्रेन होने चाहिए, कोटा फिक्स हो जाता है। पाँचवा स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग वी स्टडी द रेयर केस सच एज एड्स पेशेंट एंड देन अकॉर्डिंगली टू दियर डिफरेंस वी कलेक्ट द सैंपल। मान लिया हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, जैसे कैंसर पेशेंट हो गया, एड्स हो गया, तो हमें पता नहीं होता है कि किसको एड्स है, किसको कैंसर हो चुका है। तो पहले हम एक पेशेंट के पास जाते हैं, उसका सर्वे करते हैं, फिर उसी से पूछते हैं कि आपके नॉलेज में कोई ऐसा है जिसको एड्स हो या फिर कैंसर हो, जो भी प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ हो, तो वो डिफरेंस देता है कि हाँ मेरे नॉलेज में ये बंदा है, ये बंदी है, तो फिर आप उसके पास जाते हैं। इस तरह से आप एक सबसे इन्फॉर्मेशन लेकर सारे सैंपल को कलेक्ट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग। अगला क्वेश्चन है, द सिचुएशन ऑफ द सिमल्टेनियस सेटिस्फैक्शन ऑफ रॉ मिनिमा एंड कॉलम मिनिमा रूल इज टर्म्ड। पहला ऑप्शन है अनबाउंडनेस, दूसरा ऑप्शन है इनफिजिबिलिटी, तीसरा है डिजेनरेसी, चौथा है पोस्ट ऑप्टिमलिटी एनालिसिस। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या होता है, रॉ मिनिमा क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, रॉ मिनिमा जब एक रॉ में से सबसे मिनिमम वैल्यू को लेते हैं और सब में से माइनस कर देते हैं। कॉलम मिनिमा क्या होता है, पूरे कॉलम में से सबसे मिनिमम वैल्यू को उठाते हैं और सब में से उसको माइनस करवा देते हैं। द डिजेंसी रेफर टू द सिचुएशन ऑफ सिमल्टेनियस सेटिस्फैक्शन ऑफ रॉ मिनिमा एंड कॉलम मिनिमा।
तो इसका आंसर जो हो जाएगा डिजेनरेसी हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है, द कंबाइंड लेवरेज क्या होता है? इज द समेशन ऑफ द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड द फिनेंशियल लेवरेज। समेशन नहीं होता है ये, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट होता है ये। दूसरा, मेजर टोटल रिस्क ऑफ द फर्म, ये सही है। तीसरा ऑप्शन है, इज द डिफरेंस बिटवीन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड द फिनेंशियल लेवरेज, डिफरेंस नहीं होता ये। चौथा, इंडिकेट द इफेक्ट दैट चेंज इन सेल्स विल हैव ए अर्निंग पर शेयर, यानी सेल्स में कितना चेंज करेंगे कि अर्निंग पर शेयर में इतना चेंज आएगा। ये तो यानी इसका जो आंसर होगा दूसरा और चौथा हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दूसरा और चौथा? तीसरा ऑप्शन में। इसका आंसर जो हो जाएगा तीसरा सही होगा। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है, कैसे निकालते हैं? चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स रिवेन्यू, यानी सेल्स रिवेन्यू में चेंज होने पर कितना परसेंट चेंज EBIT में होगा, ये हम निकालते हैं। इसको ऑपरेटिंग लेवरेज बोलते हैं। फिनेंशियल लेवरेज क्या होता है? EBIT में कितना परसेंट चेंज होने पर EPS में कितना चेंज होगा, ये निकालते हैं। परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। कंबाइंड लेवरेज में क्या होता है? सेल्स रिवेन्यू में कितना परसेंट चेंज होने पर, यानी 10% सेल्स रिवेन्यू में चेंज होता है तो EPS में कितना परसेंट चेंज होगा, ये हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं कंबाइंड लेवरेज में। तो ये था आज का 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।